हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। आज मैं अपना जो मौलिक संस्मरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है ग्वालदम, एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन। तो प्रस्तुत है मेरा यह संस्मरण। भीड़ भाड़ से दूर, शांत सुरम्य स्थल जहाँ प्रकृति की सघन छांव हो, हिमालय की चोटियों के दर्शन हो, मई की तपती धूप में ठंडक का एहसास हो, तो सीधे चले जाइए ग्वालदम की खूबसूरत वादियों में। ये शब्द उन लोकल लोगों के थे जिनसे कौसानी में हम अपने आगे के डेस्टिनेशन के बारे में पूछ रहे थे। तो बस अगली सुबह हम चल पड़े कौसानी से सीधे ग्वालदम की ओर। मार्ग में पड़ने वाले बाबा बैजनाथ जी के मंदिर को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते कंधे पर बैग टांगे वो स्कूली बच्चे हमें जगह जगह मिल रहे थे। पर्वतों पर चढ़ते हुए अब वो मार्ग प्रारंभ हो गया जहाँ पर ना तो कोई बंदा दिख रहा था और ना ही किसी टूरिस्ट की कोई गाड़ी ही दिख रही थी। गोपाल, जो कि हमारा लोकल पहाड़ी ड्राइवर था, दर्शनीय स्थलों के साथ साथ रास्तों की भी उसको बहुत अच्छी जानकारी थी। मार्ग पर जगह जगह लहलहाती मक्के की फसल और भी कई तरह के प्लांट्स सब दिखाता जा रहा था वो हमें। वो पहाड़ी रोड चौड़ी और बहुत ही शानदार थी, पर उस पर अब तक केवल हमारी अकेली गाड़ी ही दौड़ रही थी। गोपाल कह रहा था, टूरिस्ट बहुत कम आते हैं यहाँ, इसीलिए तो काफी टाइम से मैं इधर आया ही नहीं। पर वाकई रोड तो अब बहुत ही बढ़िया बन गई है। बीच बीच में एक तरफ लाल मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते थे तो नीचे नजर आते थे बहुत ही खूबसूरत खेत, साथ में चलती ठंडी बयार। करीब 1.5 घंटे का वो सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन ग्वालदम। माँ प्रकृति के आशीर्वाद की छाया में बसा हुआ है ये पहाड़ी कस्बा। देश विदेश में यह अपने नायाब नजारों के लिए मशहूर है। ग्वालदम चमोली जिले के अंतर्गत आता है। यह गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ता है, इसीलिए यहाँ दोनों की मिलीजुली संस्कृति दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि इस विलेज का नाम ग्वालदम क्यों रखा गया है? पहले कभी यहाँ पर बाघ, शेर, भालू आदि बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। श्री कृष्ण को यहाँ पर ग्वाल बोलते थे, जो एक भगवान के रूप में इनकी रक्षा करते थे। तो बस हमारे उन्हीं कान्हा के नाम पर इस स्थान का नाम ग्वालदम पड़ा। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के मन को मोह लेने वाली यह ग्वालदम नगरी समुद्र तल से लगभग 1940 मीटर यानी 6360 फीट की ऊंचाई पर है। गुलाम भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन भी यहाँ की सुंदरता व रमणीयता से बहुत प्रभावित हुए। इसे ग्वालदम से होकर उन्होंने रूप कुंड और तपोवन के लिए 200 किलोमीटर लंबे लॉर्ड कर्जन ट्रैक का निर्माण करवाया था। ग्वालदम की सुंदरता अंग्रेजी शासकों को इतनी भाई कि 1890 में उन्होंने यहाँ सरकारी गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया था, जो इस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में है। गेस्ट हाउस के समीप ही एक खूबसूरत नेचुरल लेक बनी हुई है। किसी जमाने में आलू और सेब के लिए मंडी इसी ग्वालदम में हुआ करती थी। पर्वतराज हिमालय के अविस्मरणीय अद्भुत नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। जब बर्फबारी होती है यहाँ की वादियाँ तो श्वेत चादर से ढक ही जाती हैं। साथ ही गिरिराज हिमालय की चोटियाँ, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदा गुमटी के इतने आकर्षक और मनोहारी दृश्य यहाँ से दिखते हैं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो वही खड़ा रह जाता है। अपने शिखरों पर बर्फ का श्रृंगार किए जब हिमगिरी के साक्षात दर्शन होते हैं तो सौंदर्य की परिभाषा भी फीकी पड़ जाती है। अंग्रेजों के टाइम में यहाँ चाय का बहुत बड़ा बगीचा था, जो कि चाय खाना कहलाता था। यहाँ से चाय एक्सपोर्ट होती थी। उसकी जगह लोगों ने यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बनाए हैं, जहाँ अब वे लोकल फसल उगाते हैं। एक बात और, प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेजी फौज में थे उनको सरकार ने बहादुरी के रूप में ओहदे के हिसाब से यहाँ जमीन आवंटित की थी। जो जितनी बड़ी या छोटी पोस्ट पर था उसको उतने हिसाब से जमीन मिली। तो हम यहाँ पर अब अपनी बात करते हैं, जहाँ नैनीताल से लेकर कौसानी, बागेश्वर सब जगह पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ थी। वहीं इस नगरी में एक भी पर्यटक परिवार हमें तो नहीं दिखा, जबकि यह गांव
कई सुंदर पर्यटन स्थलों को स्वयं में समेटे हैं। पर्यटन की तो यहाँ अपार संभावनाएं हैं और यह एक बहुत शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, पर यहाँ काफी विकास की जरूरत है। यह बात हमने यहाँ आने पर लोकल लोगों से जानी, जो पर्यटकों के यहाँ बहुत कम आने से खिन्न मन थे। पर्यटन से उनकी आर्थिक स्थिति पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। मार्ग में जब कुछ दुकानें पड़ी तो हमने गाड़ी रोककर एक व्यक्ति से उस ताल के बारे में पूछा जिसकी तारीफ हमने कौसानी में सुनी थी। अरे वो ताल तो बंद हो गया, उसने बताया। मायूस हो हम आगे बढ़ चले। गोपाल बिना रुके गाड़ी अब चलाता ही जा रहा था। हमने कहा, गोपाल भैया अब कहाँ ले जा रहे हो हमें? मैम साहब, मेरा तो यहाँ बस गाड़ी चलाते रहने का ही मन कर रहा है, रुकना ही नहीं चाहता मैं। अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। उसकी इन बातों पर हंस पड़े हम सब। फिर उसने एक जंगल के मुहाने पर ले जाकर गाड़ी को रोक दिया। वहाँ पर एक सुंदर सा ओपन गेट बना हुआ था जिस पर लिखा था माँ बधाणगढ़ी मंदिर। उस वन्य प्रदेश में थोड़ा सा अंदर जाने पर दूसरी तरफ एक और ऐसा ही द्वार बना हुआ था जिस पर भी माँ बधाणगढ़ी यानी काली माँ मंदिर लिखा हुआ था। बधाण यानी माँ काली का मंदिर, गढ़ी यानी मंदिर मार्ग की किलेनुमा आकृति। हमें पता चला था कि देवी भगवती के प्राचीन और ऐतिहासिक बधाणगढ़ी मंदिर तक जाने के लिए एक पैदल ट्रैक है। यहाँ 350 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। एक व्यक्ति वहां द्वार के बाहर ही अपनी कार की धुलाई कर रहा था। हमें उस जंगल के अंदर प्रवेश करते देख ड्राइवर से बोल पड़ा, अरे बधाणगढ़ी मंदिर तक जाने का रास्ता तो दूसरा है। हालांकि पहले बहुत खड़ी चढ़ाई है, लेकिन 1 किलोमीटर तक तो गाड़ी आराम से चढ़ ही जाएगी। मैंने उससे पूछा, उसके बाद क्या पैदल जाने का रास्ता कम रह जाएगा? उसने जवाब दिया, नहीं, गाड़ी तो आपको वहीं छोड़नी पड़ेगी और बाकी सारा रास्ता पैदल ही पार करना पड़ेगा। अच्छा, इस बारे में अभी सोचते हैं। हम उस जंगल में प्रवेश कर गए। चारों तरफ दूर दूर तक फैला वो निर्जन वन जिसका कोई और न छोर। झिंगुर आदि की आवाजें लगातार वहां सुनाई पड़ रही थी, यानी फॉरेस्ट म्यूजिक पूरे जोर शोर से बज रहा था। बड़ी बड़ी वाइट तितलियां तो इतनी कि पूछो ही मत, उड़ उड़कर फेस के आगे आए जा रही थी। या तो वो हमारे आने पर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी या फिर मानो कह रही थी, हमारे क्रीड़ा स्थल इस अरण्य प्रदेश में तुम्हारा आगमन क्यों? कोई जंगली जानवर कहीं से आक्रमण ना कर दे हमारे ऊपर, ये डर तो था, पर हम आगे बढ़े ही जा रहे थे क्योंकि उस वन प्रदेश का आकर्षण हमें आगे खींचे ही जा रहा था। ऊंचे ऊंचे हरियाली बिखेरते तरवरों के मध्य से छन छन कर आता प्रकाश बहुत ही भा रहा था मन को। पर कुछ देर बाद ही उस मोहपाश को त्याग हम वहां से वापस बाहर आ गए और बधाणगढ़ी मंदिर जाने के बारे में विचार विमर्श करने लगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।